धन्यवाद आपको, आपने मुझे मौका दिया। मैं समझता हूँ मेरा विषय थोड़ा जल्दी का आ गया। मेरे को जो विषय बताया गया है 47 के बाद 22 तक का जो कार्यकाल है उसमें सिंधी समाज ने क्या प्राप्त किया, क्या खोया, क्या पाया। तो जी। मैं मोटे तौर से इस काल को 3 काल में विभाजित करना चाहूंगा। पहला काल 1947 से 2075 लाइन तक, भी वीक आ रहा है, और तो एक आइए जाए। 75 से 2000 तक, इसको और अच्छा हो, तीसरा इसको रोक दिया मैंने, अपनी यहाँ पे करता है। 2075 से 2000 से 2022 तक। जब विभाजन हुआ देश का, उस समय सिंध की आबादी 50 लाख के लगभग थी। उसमें 75% वहां हिंदू समाज मुस्लिम बन चुका था, 25% हिंदू शेष समाज बचा था। माने लगभग 12 साढ़े 12 लाख बचे थे। और विभाजन के तुरंत बाद जब सब लोग अपनी धर्म संस्कृति को बचाने के लिए वहां से निकले, तो उसमें से लगभग 10 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा, सिंध छोड़ना पड़ा, अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। उसके लिए कीमत चुकानी पड़ी। अपने खेत खलियान, मकान, दुकान, रोजगार, काफी कुछ छोड़ना पड़ा। खाली हाथ पैदल, जिसको जैसे संभव हुआ, कोई ट्रेन की छत पर, कोई कैसे, सब इधर डाइवर्ट हुए। शुरू के 25 साल लगभग अपने आप को जीवित रखने में लगे, ऐसा मानना चाहिए कि अपने को, अपने परिवार को कैसे जीवित रखा जाए, इस दृष्टि से प्रयास हुए। टेंटों में रहे, किराए के भवनों में रहे, और छोटे छोटे काम धंधे, अच्छे अच्छे जो परिवार थे, जो शायद वहां धनाढ्य वर्ग था, उनको भी यहाँ के मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। जिन्होंने कभी सोने चांदी के गिलास में पानी पिया होगा, या शायद मिट्टी के गिलास में भी पानी नसीब नहीं हो रहा था। ऐसा कुछ दृश्य था वो लगभग 25-30 साल का। हर दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अभाव। लेकिन अभाव के साथ साथ माने एक हे दृष्टि भी थी। ऐसा दुत्कारना भी, ऐसा भी लगता था, क्योंकि यहाँ की बोली से मिक्सअप नहीं थे, जाति व्यवस्था, कई ऐसे अन्य कारण थे। लेकिन धीरे धीरे समाज इन सब बातों को सहते हुए सेटल हुआ और आगे बढ़ने का निश्चय किया। इस बीच में एक नई पीढ़ी तैयार हुई। उसने अपने को रोजगार से जोड़ने के लिए शिक्षा को वर्ण किया और शिक्षा की तरफ आगे बढ़ी। और जब वो बढ़ी, तो धीरे धीरे आज हम देखते हैं वो पीढ़ी काफी अच्छी पोजीशन में है 25 साल बाद। आज उसमें से अनेक प्रशासनिक अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, और भी अनेक जो काम है देश और दुनिया में। और एनआरआई भी बने हैं, विदेश भी गए हैं, आज विदेश व्यापार भी कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ अगर आर्थिक दृष्टि से इसका लेखा जोखा किया जाए, तो हमारे लगभग 75% परिवार आज अपने को सेटल कर चुके हैं, माने हम पैरों पर खड़े हो चुके हैं। लेकिन तो भी है, आज हमारे 25% परिवार आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, ऐसा मेरे को लगता है। ऐसा मेरा जो अपना अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ। आज उसका लाभ भी विदेशी शक्तियां भी उठा रही है। आज हम यहाँ जो आए, अपनी धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए आए। हम कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आए। हमारे सामने एक ही उद्देश्य था, चाहे हमको सब कुछ त्याग करना पड़े, और लेकिन हमको अपनी धर्म संस्कृति बचानी है। मैं स्वयं मानता हूं कि हमारा जो परिवार था, वहां उनके पास भी एक तरह से जमींदारी से जुड़ा हुआ था। खूब खेत खलियान थे, तो भी परिवार को विस्थापित होना पड़ा। ऐसे अनेक अनुभव सबको आए होंगे, केवल हमारे परिवार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऐसे ही आज हम अगर उसका लाभ जो मैं बता रहा था, जो गरीब वर्ग है, खास तौर से उनका आज धार्मिक दृष्टि से जो सोच कर आए कि हमारा धर्म संस्कृति बचाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद उल्टा हो रहा है। आज उनकी धर्म और संस्कृति भी खतरे में। वैसे तो देखा जाए, संस्कृति जमीन के अभाव में, पूरे जमीन के न होने से उसका कारण सबके ऊपर इफेक्ट पड़ा है, हर बात पे इफेक्ट पड़ा है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से हम थोड़ा संभल गए 75%, लेकिन बाकी दृष्टि से हम कमजोर हुए हैं। चाहे सामाजिक दृष्टि से देख लो, पारिवारिक दृष्टि से देख लो, धार्मिक दृष्टि से देख लो। मैं समझता हूँ जमीन के अभाव इसका बहुत बड़ा कारण है। और हम एक जगह एकजुट नहीं रह पाए।
आज ये जो नई व्यवस्था है पूरे देश भर की, कि एकल परिवार भी खत्म होते जा रहे हैं, माने संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं, एकल परिवार की तरफ हर नौकरी पेशा के चक्कर में परिवार, जो छोटे छोटे परिवार थे उनके भी और टुकड़े हो गए, और इसके कारण से जो परिवारों की संभाल होती थी, संस्कार मिलते थे, आज उसका भी अभाव हो गया है। इन सब बातों को अगर देखें तो सामाजिक दृष्टि से भी हम पीछे हैं, धार्मिक दृष्टि से धर्मांतरण भी शुरू हो गया है, और भी अनेक कारण हैं, और ऐसे ही पारिवारिक दृष्टि से भी कमजोर हुए हैं। लेकिन अब ये सब हमारे सामने चुनौतियां हैं। और अगर हम देखें, जो हमारी जो पंचायत व्यवस्था थी, जो परिवारों को जोड़ के रखती थी, आज पंचायत व्यवस्था तो है, मैं अकादमी का अध्यक्ष था, सारे राजस्थान में जाने का 3 साल अवसर मिला, और उसके बाद भारतीय सिंधु सभा के नाते भी पूरे राजस्थान में आने जाने का अवसर मिलता है, सामाजिक संस्थाओं से और जुड़ा होने के कारण उनसे भी बातचीत होती है। तो लगता है कि ये सामाजिक संस्थाएं भी कमजोर हुई, आज जैसा उनका प्रभाव होना चाहिए समाज पर वो नहीं है। खासतौर से नई पीढ़ी तो सामाजिक संस्थाओं से जुड़ना ही नहीं चाहती, और उसमें भी जो पंचायतें हैं, कुछ उनमें भी समस्याएं हैं, वो भी नई पीढ़ी को नहीं जोड़ना चाहते। इस दृष्टि से काफी हम विचार समस्याएं आ रही है। हमने इस दृष्टि से एक प्रयास शुरू किए हैं। अभी राजस्थान में लगभग 500 सिंधी समाज की पंचायतें बनी हुई है, 500 के लगभग संस्थाएं बनी हुई है। लगभग इन सबको कैसे जोड़ा जाए, कैसे एक सूत्र में इनको पिरोया जाए, और इनको पिरोकर इस नई पीढ़ी को कैसे धर्म और संस्कृति, जिस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ पर आए, जिस उद्देश्य के खातिर हमने सब कुछ छोड़ा, वो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमने ये प्रयास शुरू किए हैं। इस दृष्टि से भी भीलवाड़ा में भी 10-11 सितंबर को पूरे राजस्थान की पंचायतों का, सिंधी पंचायतों का एक सम्मेलन बुलाया है। इससे पहले 2015 में भी बुलाया था, पुष्कर में, वहां एक घोषणा पत्र भी लागू हुआ है, उसकी भी समीक्षा करेंगे। ऐसे ही हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के अभ्यास वर्ग हम लगाते हैं, उसमें जितनी भी संस्थाएं समाज में काम कर रही है, उन सबको बुलाकर एक मंच पर बैठाकर उनके बीच में विचार विमर्श करके आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे बने, ये सब प्रयास हमारे जारी हैं। मैं समझता हूँ आप सबकी दुआओं से, आप सबकी शुभकामनाओं से हम सबको सफलता मिलेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। जय झूलेलाल, धन्यवाद।